नमस्कार दोस्तों, पहचान एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। मैं लेखराज जारवाल आपका बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और इससे पहले की जो क्लासेस थी उन क्लासेस में हमने भारतीय इतिहास के क्रम में बहुत सारी बातों को पढ़ लिया था। अब आगे की जो क्लासेस हैं उनमें पढ़ने जा रहे हैं, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि मौर्य वंश के उत्कर्ष होने से पहले मगध राज्य के अंदर यूनानी और ईरानी आक्रमणों का सामना करना पड़ा था। तो वो सिचुएशन हमने देख ली थी, सिकंदर के आक्रमण को समझा। उसके बाद में जो मेन चीज आती है, अब आपका मौर्य वंश आता है। तो मौर्य वंश को समझने के लिए मैंने यहां पर पहले ही आपको डाटा प्रोवाइड करवाए हैं। ये डाटा है जिनको मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब आज की इस क्लास में हम क्या है, थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे। अब उसके बाद में मैंने क्या है, पूरे मौर्य वंश को अलग अलग भागों में डिवाइड किया है, जहां आपको प्रत्येक बात यानी उसका जो प्रत्येक सेक्शन है वहां से आपको थोड़ा सा क्या है, कंफ्यूजन अगर किसी चीज को लेकर होगा तो वो आपका दूर हो जाएगा और कोई परेशानी नहीं आएगी। जैसे मगध राज्य के अंदर मौर्य वंश से जो मौर्य वंश के प्रतापी शासक हैं, राजा हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स के अंदर इनसे कई सारे क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य से लगा सकते हैं आप, अशोक महान सम्राट से लगा सकते हैं। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने इसके कई सारे डिवाइडेशन किए हैं। आपको मैं मौर्य वंश का प्रशासन भी समझाऊंगा, उसकी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड भी हम साथ में पढ़ेंगे, और इसके साथ में ही हम देखेंगे अशोक का एक अलग ही वर्गीकरण देखेंगे, जहां पर हम अशोक के द्वारा जो निर्मित स्तंभ, अभिलेख, गुफालेख जो भी हैं, तो उन सभी अभिलेख, शिलालेखों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, क्योंकि वो जरूरी है। वहां से क्वेश्चन इंटरनली पूछा जाता है कई बार, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमें ये पढ़ना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम हमारी क्लास को बढ़ाते हैं और आज की क्लास पर चलते हैं। यूनानी आक्रमण और ईरानी आक्रमण जैसे भारत के मगध राज्य में हुए, या भारत पर जब ये आक्रमण हुए, तो उसके बाद में मगध राज्य के अंदर मौर्य वंश का शासन शुरू हुआ, मौर्य वंश की शुरुआत हुई। तो मौर्य वंश की शुरुआत 322 ईस्वी से लेकर के 322 बीसी से लेकर के 185 बीसी तक के टाइम पीरियड में मानी जाती है, जैसा कि आपको यहां दिया है। ठीक है, मैंने यहां शो किया है 322 बीसी से लेकर के 185 बीसी तक। ठीक है, ये टाइम पीरियड याद रखना है कि मगध पर जो शासन मौर्य वंश का रहा, वो कितने टाइम पीरियड का रहा, यानी यूं कह सकते हैं लगभग 150 वर्ष का टाइम पीरियड है। ठीक, तो 150 वर्ष के टाइम पीरियड में यहां पर मौर्य वंश ने शासन किया है, और मगध को काफी राजनीतिक शक्ति और विस्तार मगध में जो मौर्य वंश ने स्थापित किया है, उसको भी हम आगे की क्लासेस में देखेंगे। तो देखो दोस्तों, गर्मी पड़ रही है, गर्मी इस वजह से पड़ रही है क्योंकि मैंने यहाँ फैन ऑफ कर रखा है। वो इसलिए किया है ताकि आपको वॉल्यूम प्रॉब्लम नहीं हो, वॉइस प्रॉब्लम नहीं हो, वॉइस क्लैरिटी को लेकर के। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। भाई, मगध में मौर्य वंश का शासन स्टार्ट हुआ, या मौर्य वंश का ने अपना शासन स्टार्ट किया, तो उसके कई सारे स्रोतों से हमें जानकारी मिलती है उसके बारे में। तो उन सभी स्रोतों को हमें पहले समझना पड़ेगा। इसके कई सारे पौराणिक स्रोत भी हैं, साहित्यिक स्रोत भी हैं, या यूं कहें जो पुरातात्विक स्रोत हैं, जिनको हम हमारे ऐतिहासिक तौर पर मानते हैं, वो पुरातात्विक स्रोत भी हैं, जिनसे पता चलता है कि मगध पर इस शक्तिशाली राजवंश का भी शासन रहा था, जिसका क्या नाम है, जिसका है मौर्य वंश है। ठीक है, तो मौर्य वंश के साहित्यिक स्रोत हैं। तो साहित्यिक स्रोत के रूप में देखें कि आपकी पुस्तक है जैसे अर्थशास्त्र, चाणक्य या कौटिल्य के द्वारा लिखी हुई पुस्तक अर्थशास्त्र जो कि राजनीति से संबंधित पुस्तक है। ये क्वेश्चन भी कई बार कंफ्यूज करता है, कई सारी एग्जाम्स में इसको पूछा जाता है बराबर। ठीक है, कई सारे एग्जाम में इसको पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र जो पुस्तक है या साहित्य है, इसका संबंध किससे है, तो राजनीति से संबंध है। ध्यान रखना, मैं गौर करके इस बात को बोल रहा हूं, किस विषय से संबंधित है, ये राजनीतिक विज्ञान से संबंधित है, तो ये याद रखना है। ठीक है, अर्थशास्त्र, नाम अर्थशास्त्र है लेकिन राजनीति से संबंधित
पुस्तक है जो कि चाणक्य द्वारा रचित है, कौटिल्य द्वारा रचित है। हमने पिछली क्लास में ही पढ़ा था कि जब मगध पर 4 वंशों का शासन का क्रम चल रहा था, उसमें तीसरे वंश नंद वंश का शासक में महापद्मानंद के बाद में अंतिम शासक के तौर पर आपने देखा था गणानंद को। तो गणानंद ने क्या है कि गणानंद के दरबार में चाणक्य का अपमान किया गया था और उसी अपमान का बदला लेने के लिए चाणक्य ने एक कूटनीति रची और उसी वजह से उसे कौटिल्य भी कहा जाता है। उन्होंने एक कूटनीति रची जिसमें उन्होंने ये दावा किया इस चीज का कि भाई मैं नंद वंश को पराजित कर दूंगा, नंद को मगध की गद्दी पे से हटा दूंगा। तो वही कूटनीति के तहत उन्होंने क्या है ये मौर्य वंश की नींव रखी थी। बात करें हम आगे अर्थशास्त्र के बाद में बात है इंडिका। इंडिका पुस्तक है, एक ऐसी पुस्तक है जो मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है। मेगास्थनीज एक इतिहासकार हैं, उनके द्वारा इंडिका पुस्तक लिखी है। भारतीय इतिहास में मेगास्थनीज का काफी अच्छा योगदान है। आपको जितनी भी जानकारियां दरबारी के रूप में जो भी शासकों के बारे में जो जानकारियां मिलती हैं वो इंडिका नामक पुस्तक से ज्यादा मिलती है। वहां के रहन सहन, वहां के जो नियम थे उनके बारे में जानकारी इंडिका पुस्तक से प्राप्त होती है। विशाख दत्त द्वारा रचित या विशाख दत्त द्वारा कृत मुद्रा राक्षस, ठीक है, तो ये भी पुस्तक है, ये साहित्य है। तो ये साहित्य से भी हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। आगे बौद्ध और जैन ग्रंथ बहुत सारे हैं, पुराण हैं, तो इनसे भी हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। आगे हम पुरातात्विक साक्ष्यों की बात करें तो पुरातात्विक साक्ष्यों में अशोक के अभिलेख, खुद अशोक के द्वारा जो अभिलेख बनवाए गए थे उन अभिलेखों से भी अशोक के मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है और अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। वहां पर बनाए हुए भवन, स्तूप, गुफाएं, मृदभांड, जूनागढ़ अभिलेख से सबसे ज्यादा जानकारी मिलती है। तो इन सभी अभिलेखों के माध्यम से भी हम ये बात बोल सकते हैं कि मगध पर मौर्य वंश का शासन रहा था। तो ये तो रहे आपके स्रोत जहां से पता चलता है कि मौर्य वंश पर मगध पर मौर्य वंश का शासन रहा था। बात करें कि मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुई, तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई थी, जिसमें मैंने आपको कहानी सुनाई कि जैसे नंद वंश में घनानंद ने चाणक्य का अपमान कर दिया था, तो चाणक्य जी ने या कौटिल्य जी ने इस चीज का बदला लेने के लिए, अपने अपमान का बदला लेने के लिए ही चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने एक जगह पे से उन्होंने खरीदा था, ऐसा माना जाता है, लिखा गया है बुक के अंदर। तो उन्होंने इनको खरीदा था और इतना शक्तिशाली बनाया, यहाँ वो अपनी इसकी ताकत को बढ़ावा देते गए लगातार और इसे नंद वंश के खिलाफ विपक्ष में करते गए। ठीक है, तो इस क्रम में क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य को ही स्थापना का श्रेय दिया जाता है मौर्य वंश का। ठीक है, अब ये चंद्रगुप्त मौर्य वो नहीं है जिसे हम विक्रमादित्य कहते हैं। कई बार ये भी कंफ्यूजन बनता है कि विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी, लेकिन वो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, ये चंद्रगुप्त मौर्य हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अभी हम चंद्रगुप्त मौर्य की पढ़ रहे हैं जो मौर्य वंश से रिलेटेड है। ठीक है, अब चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन काल रहा मगध पर वो रहा 322 बीसी से लेकर के 298 बीसी तक का। 322 बीसी से लेकर के 298 बीसी तक चंद्रगुप्त मौर्य का मगध पर शासन रहा। और जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो जैन धर्म का उपासक था और इसने भद्रभाव को अपना गुरु बनाया था। जैन धर्म का उपासक था और इसने भद्रभाव को अपना गुरु बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। कई सारे ग्रंथ इस बात को बताते हैं, जैन और बौद्ध ग्रंथों से इस बात का पता चलता है। वो लोग इस चीज का दावा करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय वंश के थे, जबकि मुद्रा राक्षस और कई सारे पुराण इस बात का दावा करते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो निम्न कुल या शूद्र कुल से थे या शूद्र वंश थे, शूद्र वर्ग के थे, शूद्र वंश से रिलेटेड थे। इस चीज का दावा किया जाता है। जैन बौद्ध ग्रंथों से क्षत्रिय होने का दावा किया जाता है, मुद्रा राक्षस और पुराणों से शूद्र होने का दावा किया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य शूद्र व्यक्ति थे। ठीक है, जबकि सबसे ज्यादा जो प्रचलित मत है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मत है वो क्षत्रिय होने का मत प्रचलित है। चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय माना जाता है, सबसे ज्यादा प्रचलित मत क्षत्रिय होने का मत है। आगे बात करें तो जस्टिस स्टेफो, सेंडोकोटस और एपियन और प्लूटार्क ने एंडोकोटस नाम दिया, यानी चंद्रगुप्त मौर्य को जस्टिस स्ट्रेबो एंड सेंडोकोटस, एपियन और प्लूटार्क, ये इतिहासकार हैं, जाने माने इतिहासकार हैं, यूनानी ईरानी।
ठीक है, तो इन्होंने क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान एंड्रोकोटस के रूप में की और उन्होंने अपने हिसाब से इसका नाम एंड्रोकोटस बताया। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में ही इस नाम के रूप में पहचान करने वाले जो इतिहासकार थे उनका नाम था विलियम जॉनसन। ये भी कई बार पूछा जा सकता है। विलियम जॉनसन ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के तौर पर की थी, ये याद रखना है आपको। उसके बाद में बात करें कि कई इतिहास में इस बात को भी लिखा गया है, अभिलेखों में ये चीजें जानकारी में के तौर पर देखने को मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 बीसी में एक युद्ध लड़ा था जिसे सेल्यूकस निकेटर का युद्ध कहते हैं, या सेल्यूकस से एक युद्ध लड़ा था 305 बीसी में। सेल्यूकस कौन था? सेल्यूकस निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर से 305 बीसी में युद्ध लड़ा था, जिस युद्ध के बारे में वर्णन इंडिका पुस्तक में देखने को मिल सकता है जो कि मेगास्थनीज ने लिखी थी। ठीक है, और मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के दरबार में एक राजदूत हुआ करता था, तो उन्होंने ही सेल्यूकस के से जो चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध है जो भेंट हुई थी, ठीक है, तो उस भेंट के बारे में किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने लिखा था अपनी पुस्तक इंडिका में। बात करें कि उन्होंने इस पुस्तक में मेगास्थनीज में लिखा है कि जब सेल्यूकस निकेटर से चंद्रगुप्त मौर्य का विरोधाभास हुआ, यानी उनका जो विरोध हुआ, तो उसके दौरान क्या हुआ कि सेल्यूकस निकेटर की हार हो गई इस युद्ध में। 305 बीसी के इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर की हार हो गई और सेल्यूकस निकेटर ने 500 हाथी उपहार के तौर पर किसको दिए? सॉरी, इसमें क्या है आपको याद रखना है, ये संख्या भी याद रखनी है क्योंकि यहां से पूछा जा सकता है। भैया इसमें क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इस युद्ध में जीतने के बाद में भी इन्होंने क्या है 500 हाथी उपहार में सेल्यूकस को दिए थे। किसने दिए थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने दिए थे। और सेल्यूकस ने हेलेना से शादी की थी। हेलेना, या इसको कई बुक्स में कार्नेलिया नाम दिया जाता है, कार्नेलिया या हेलेना से शादी की थी। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। और इसमें क्या है, जब ये युद्ध हुआ तो युद्ध के दौरान एक संधि हुई दोनों में, सेल्यूकस निकेटर में और चंद्रगुप्त मौर्य में, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य को काबुल, गंडार, हेरात और मकरान का जो क्षेत्र है जो सेल्यूकस निकेटर के अंडर में आता था, वो चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर ने प्रदान कर दिए। ठीक है, ये भी याद रखना है, काबुल, गंडार, हेरात, मकरान क्षेत्र। बात करें तो इनकी 298 में बीसी के आते आते फिर चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ हो जाती है और इनकी डेथ अंतिम जो इन्होंने टाइम सबसे ज्यादा गुजारा था वो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में गुजारा था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा टाइम पीरियड चंद्रगुप्त मौर्य ने कहां गुजारा था? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में गुजारा था। फिर उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी के रूप में बिंदुसार आए और बिंदुसार को इतिहास में अमित्रघात भी कहा जाता है। अमित्रघात से तात्पर्य है शत्रु विनाशक या शत्रु का विनाश करने वाला। ठीक है, तो इतिहास में इन्हें अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। मौर्य वंश में जितने भी राजा, प्रतापी राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, शासकों के बारे में पढ़ेंगे, तो ये चीज जानेंगे कि सभी ने अपने धर्मों का रूपांतरण किया, अलग अलग धर्मों को एक अपनी नई पहचान दी अलग अलग धर्म के रूप में। जैसा आपने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का उपासक था, जबकि बिंदुसार जो कि उसका उत्तराधिकारी बना वो आजीवक धर्म का उपासक था। अब आजीवक धर्म हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं आपको इतना बता देता हूं, यहां से क्वेश्चन एक ही पूछा जाता है। ये पूछा जाएगा कि भाई आजीवक संप्रदाय या आजीवक धर्म की स्थापना किसने की थी? तो मक्खली गोसाल के द्वारा आजीवक संप्रदाय या आजीवक धर्म की स्थापना की गई थी, ये याद रखना है। ठीक, जैन ग्रंथों में अमित्रघात का नाम या फिर बिंदुसार का नाम आपको सिंह सेन देखने को मिलता है। तक्षशिला में जब दो विद्रोह हुए थे तो उसमें क्या है कि बिंदुसार ने पहले तो सुसीम अपने सेनापति को भेजा था और दूसरे विद्रोह में उन्होंने अशोक महान को भेजा था। ठीक, ये भी लाइन पूछी जा सकती है। ठीक, फिर उसके बाद में क्या है कि बिंदुसार ने, अमितसार ने जो सीरिया के शासक थे एंड्रियोकस, तो एंड्रियोकस से सूखे अंजीर और अंगूरी शराब और तथा दार्शनिक की मांग की थी, परंतु क्या है कि सीरिया के शासक के द्वारा इनको दार्शनिक भेजा नहीं गया। ये बहुत क्रूर शासक भी के तौर पर भी जाने जाते हैं मौर्य वंश के अंदर। ठीक है, तो इनको जब ये दार्शनिक की मांग की थी, इन्होंने सीरिया के शासक से इनको दार्शनिक नहीं भेजा गया था, तो इन्होंने वहां पर आक्रमण कर दिया था। ठीक,
लेकिन फिर उसके बाद में मिस्र के राजा हैं टॉलमी द्वितीय। तो टॉलमी द्वितीय के द्वारा ही डायनोसिस नाम का आदमी है, ये डायनोसिस नाम का दार्शनिक है, उसे बिंदुसार के दरबार में भेजा गया था। तो कौन सा दरबारी भेजा गया था? राजदूत भेजा गया था डायनोसिस, जो कि एक क्या है? दार्शनिक है। उसके बाद में बात करें हम, बिंदुसार के बाद में उत्तराधिकारी तौर पर अशोक महान सम्राट बना, मगध पर राजगद्दी पर बैठा। ये राजगद्दी पर 273 बीसी में बैठा और 232 बीसी तक इसका कार्यकाल रहा। ये मगध की राजगद्दी पर बैठने से पहले अवंती का राज्यपाल हुआ करता था और 269 बीसी में जाकर के ये क्या हुआ? मगध की राजगद्दी पर बैठा। और इसके बाद में इसके बारे में जो साक्ष्य मिलते हैं वो आपको मास्की और गुर्जर अभिलेख से जानकारी मिलती है कि ये अशोक नाम का व्यक्ति है। ठीक है, पुराणों में इसका नाम अशोक वर्धन मिलता है। और 261 बीसी में इंपोर्टेंट लाइन है, 261 बीसी में अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था, जिसमें इन्होंने 261 बीसी में कलिंग का युद्ध लड़ा था, जिसमें एक बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ था। तो उस युद्ध के दौरान इन्होंने जो कलिंग की राजधानी तोसली थी, उस तोसली पर अपना अधिकार जमा लिया था। ठीक है, अधिकार तो जमा लिया था, लेकिन कई सारी बातें हैं जो अशोक के बारे में कहावत के रूप में फेमस है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब उसके बाद में क्या है कि कलिंग के युद्ध की वजह से ही ये इतिहास में इसलिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि कलिंग के युद्ध की वजह से ही अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। और हृदय परिवर्तन इसलिए हुआ था क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब झेलम नदी के किनारे पर जहां पर इनको एक बच्चा दिखाई देता है तो उस बच्चे से बातचीत होती है, वार्तालाप होती है, तो उसके बाद में ही इन्होंने अपने धर्म का परिवर्तन कर लिया था। ठीक है, वहां पर जाकर के इन्होंने क्या है? बौद्ध धर्म को अपनाया था। अब धर्म की बात करना चाहें तो हम देखेंगे कि अशोक पहले तो ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था और बाद में हमें जो कर्नल द्वारा रचित राजतरंगिणी नामक पुस्तक है तो उससे जानकारी मिलती है कि कहीं ना कहीं अशोक शैव धर्म का भी बीच में उपासक रहा था। और बाद में जाकर के जब इन्होंने एक निर्ग्रोध नाम का भिक्षु से प्रवचन सुने तो उन प्रवचनों से इनका मन बदल गया और बदलने के बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। लेकिन इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की वो उपगुप्त से शिक्षा प्राप्त की। पूरी जो बौद्ध दीक्षा है वो पूरी उपगुप्त नाम के व्यक्ति से या बौद्ध भिक्षु से प्राप्त की और ये आपको याद रखना है। ठीक है, भारत में सबसे पहले शिलालेखों का जो प्रयोग है वो भी महान सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। अभी हम सिर्फ इसके बारे में इतना ही पढ़ेंगे और जो बाद बाकी की डिटेल्स हैं, इसके अभिलेख, शिलालेख, इसके अलावा जो भी सिस्टम था, कौन कौन से अभिलेख में क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं, तो उन सब चीजों के बारे में और वहां का प्रशासन की व्यवस्था अशोक ने किस तरह से उसको प्रभावित किया तो उसको अलग से टॉपिक बनाकर पढ़ेंगे। अभी देख लेते हैं उसके बाद में अशोक के बाद में बृहद्रथ जो कि यहाँ का उत्तराधिकारी बना मगध का, जो कि मौर्य वंश का अंतिम शासक माना जाता है और उसकी हत्या उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा कर दी गई थी। और पुष्यमित्र शुंग ने ही फिर उसके बाद में क्या किया? शुंग वंश की नींव डाल दी और शुंग वंश की स्थापना हो गई। इस प्रकार आपका मौर्य वंश यहाँ समाप्त हो जाता है और इसके आगे आपका शुंग वंश स्टार्ट होगा जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो मगध का ये लास्ट अंतिम शासक रहा बृहद्रथ। ठीक है, तो बृहद्रथ के बाद में अब हम पढ़ेंगे अशोक के बारे में एक बार और मौर्य वंश के प्रशासनिक व्यवस्था को देखेंगे, तो उन सब चीजों को भी साथ साथ में शामिल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी रहा ये बारीक बारीक बातें हैं वो मैंने आपको डिस्कस की हैं, आपको बताई हैं, तो अच्छी लगी होंगी और नहीं भी लगी है तो मैं जो स्टोरी टेलिंग करूंगा, आपको सुनाऊंगा स्टोरी इन राजाओं की, इन शासकों की, तो उसमें काफी अच्छी तरीके से समझ में आएंगी हिस्ट्री। एक बार जो प्राचीन हिस्ट्री है वो पूरी हो जाने दो, फिर उसके बाद में मैं पूरी हिस्ट्री की एक कहानी के तौर पर आपसे टेलिंग की करूंगा और टेलिंग करने के माध्यम से आपको पूरी याद हो जाएगी जैसी कहानी होती है। ठीक है दोस्तों, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, सी यू। हेलो दोस्तों, अगर आप कम समय में अपनी तैयारी को नई पहचान देना चाहते हैं और गुणवत्ता से समझौता नहीं करते हैं तो पहचान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर। इस तरह की सभी वीडियोस अवेलेबल रहेंगी आपको यूट्यूब पर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।
और अपनी तैयारी को एक नया अंजाम दें, ताकि कम समय में तैयारी करते हुए आप अपनी सफलता को अचीव कर सकें। हेलो दोस्तों।